नमस्कार दोस्तों हम लोगों की जीएस की जो सीरीज़ चल रही थी जीएस प्रश्नों की, तो उसी सीरीज़ में आज की डेट में हम लोग 7वां पार्ट देखेंगे। 7वें पार्ट में बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आपका ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को चीज़ों को बस रिवीजन करते चलना है, चीज़ों को रट कर चलना है और 1 से 2 बार 3 बार आप जो वीडियो है वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का जो ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को क्या करना है कि इस समय से ही आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोगों को एक साथ में करनी है। मुख्य परीक्षा का कुछ कुछ पोर्शन आप लोग अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मेन है। उसी के आधार पर आपकी सारी की सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये जो सर्कुलर फॉर्मेट में जो प्रश्नों की सीरीज़ चल रही थी तो उसी सीरीज़ में यह इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हिस्ट्री का आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक पोर्शन को लेते हुए प्रश्नों को आप लोगों को दिया जाएगा। बस आप लोगों का कार्य क्या है, चीज़ों को रटना। 141 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमी का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है और जो निजी क्षेत्र होते हैं, तो इनकी दोनों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है तो इसकी जो विशेषताएं हैं उन्हीं से, जैसे 3 विशेषताएं दे दिया और एक विशेषता नहीं है तो उसको आप लोगों को छांटना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं और भी कई बार बन सकते हैं, तो इन चीज़ों को खास ख्याल रखना होगा। 142 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये हैं कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे यहाँ की बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही, धीमी वृद्धि है। जनसंख्या में जहाँ तक वृद्धि की बात कही जाए तो बहुत तेज़ी से हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, विश्व में दूसरे नंबर की जनसंख्या हमारे देश में पाई जाती है। गरीबी, देखिए गरीबी की जहाँ तक बात की जाती है तो गरीबी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। कृषि पर निर्भरता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। बेरोजगारी की हमारे यहाँ अधिकता है। तकनीकी कौशल की कमी है। साक्षरता की निम्न दर है, कि मतलब यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो समाज है वो परंपरावादी एक समाज है और यहाँ पर योजनाओं पर व्यय किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मोटी मोटी रूप से। 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्थिक विकास के अनार्थिक तत्व या आर्थिक तत्व पूछे जा सकते हैं और अन्य बार भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो चीज़ों को आप लोगों को समझकर और चीज़ों को रटकर चलना होगा, जिससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न है वो आपके गलत ना हो। आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी व नवाचार, संगठन, पूंजी उत्पाद अनुपात। तो ये आपके आर्थिक तत्वों में शामिल किया जाता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। और अनार्थिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जो आपका सामाजिक घटक हो गया, धार्मिक घटक हो गया, राजनीतिक घटक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटक हो गया और वैज्ञानिक घटक हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से तत्व हैं? ये आपके अनार्थिक तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी विकासशील अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो इसमें देखिए, कृषि की प्रधान अर्थव्यवस्था है। पूंजी निर्माण की निम्न दर है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। निम्न प्रति व्यक्ति आय है। औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है और निरक्षरता है। आयात पर निर्भरता हमारी ज़्यादा है और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये कुछ बातें हैं विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है आपका। विकास का मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो विकास का जो मॉडल होता है वो आपका व्यक्ति और राज्य दोनों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? व्यक्ति व राज्य दोनों की।
अगला क्वेश्चन जो है आपका 146 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी को जोड़कर, ध्यान रखिएगा, सब्सिडी को जोड़कर मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रीय आय निकल आती है। इसी को अन्य स्वरूप में भी कहा जाता है कि साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक क्वेश्चन बना था आपका, पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है आगे भी, कि एक टाइम पीरियड में, एक समयावधि में कीमतें और मौद्रिक दोनों दुगनी हो जाएं, ठीक है, तो वास्तविक आय पे क्या परिवर्तन होगा? तो वह चीज़ अपरिवर्तित रहेगी। ये आपका उत्तर है, ठीक है। अब एक कथन है या विचार है, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। तो ये किसका कथन है? यह कहा था अमर्त्य सेन ने। 148 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो ये बताया किसने था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने बताया था। 149 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसके साथ में? स्फीति के साथ में, ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ में। अब कुछ टर्म्स हैं कि जैसे मेल्ट डाउन क्या होता है, मेल्ट डाउन, मंदी, स्लो डाउन, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिए। कि जैसे जो प्रतिभूतियां और बंद पत्र होते हैं, तो उनकी स्थिति में जब गिरावट आती है, उनके मूल्यों में जब गिरावट आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्ट डाउन बोलते हैं। मंदी क्या होती है? व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों की जो संकुचन होता है, उसको हम लोग मंदी बोलते हैं। और स्लो डाउन क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं का ह्रासमान की स्थिति होती है, कि उसमें कमी आती है आर्थिक क्रियाओं में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लो डाउन बोलते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। 1991 में ये उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। उस समय ये भारतीय वित्त मंत्री थे, ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 1991 में। 151 नंबर क्वेश्चन है, देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किससे की जाती है? तो इसका माप जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद से की जाती है, ठीक है। और जीवन स्तर किससे जो आपका प्रतिबिंबित होता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो ये बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। 1867-68 में ये चीज़ें बताई गई थी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ईयर का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। 153 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। और इस समिति, ये जो राष्ट्रीय आय समिति थी, इसके सदस्य कौन थे? अब ये प्रश्न इससे बन सकता है कि R गाडगिल थे और VKRV राव थे, तो ये दो व्यक्ति थे। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपका, राष्ट्रीय आय समंकों द्वारा आकलन किया जाता है। तो किसके द्वारा राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। CSO की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? तो 2 मई 1951 को हुआ था। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आधार वर्ष जो है अभी बदल दिया गया है, तो ये 2011-12 कर दिया गया, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, संपोषणी विकास से संबंधित। तो देखिए संपोषणी विकास का जो शब्द है, सबसे पहले 1962 में साइलेंट स्प्रिंग एक बुक थी रसेल कार्सन की, तो इनकी बुक में ये चीज़ें आई थी। उसके बाद 1968 में द पॉपुलेशन बम के नाम से पॉल इरलिच की जो बुक है, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई थी संपोषणी विकास के बारे में। अब देखिए आधार क्या होता है? संपोषणी विकास का मतलब ये होता है कि आप पर्यावरण को बचाकर अपना डेवलपमेंट करें, अपना विकास करें, ठीक है। और एक विस्तृत रूप से शब्द का वास्तविक विकास जो होता है 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट में होता है जाकर, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न जो है 157 नंबर क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास संबंधित। तो सतत आर्थिक विकास क्या होता है? यानी वर्तमान पीढ़ी के विकास तो हमें करना ही करना है, उसके साथ साथ में भविष्य का आर्थिक विकास या भविष्य के लिए भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग
अग्रसरित करता है, किन चीज़ों का? तो ये संसाधनों का समुचित उपयोग करना, उत्पादकता वृद्धि और कुशलता में विकास। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें समावेशित होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था। तो किस बजट से, किस आर्थिक सर्वेक्षण से? तो ये 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जोड़ा गया था। 160 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शासन क्या होता है? आपको बताना है कि भाई समावेशी शासन क्या होता है। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के प्रदत्त जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? समावेशी शासन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 161 नंबर क्वेश्चन है आपका, जननांगी संक्रमण की 4 विशिष्टताएं हैं, ठीक है, या अवस्थाएं हैं। तो ये चारों अवस्थाएं कभी कभी पूछ लेता है दो को कि क्या में क्या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखिए प्रथम चरण में क्या होता है कि जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं का वहाँ पर अभाव होता है। धीरे धीरे क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है द्वितीय चरण में, और जन्म दर इसमें उच्च रहती है, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ा सा कमी आती है। कमी क्यों आती है? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें द्वितीय अवस्था की होती हैं, द्वितीय चरण की होती हैं, जिसमें जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सा सुधार हो रहा होता है। और एक आती है जननांगी संक्रमण की तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर निम्न जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है, क्योंकि देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इनमें अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी होती है, और जनसंख्या के प्रति लोग सचेत भी हो चुके होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है किसी भी कंट्री के लिए, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, और एक आती है चौथी अवस्था। तो ये जनसंख्या स्थिरता की स्थिति होती है कि यहाँ पर जनसंख्या में स्थिरता आ चुकी होती है। ठीक है, तो ये आज का ओवरऑल वीडियो रहा आपका इकोनॉमी का। इन प्रश्नों को आप लोग बस चीज़ों को बार बार रिवीजन में लाना है। ठीक है, और मेंस की आंसर राइटिंग दोस्तों अभी से आप लोग करते रहिए। जो लोग भी यूपीपीसीएस 2022 का पीटी और मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।